अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले बात करते हैं सियासत की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक गैर मामूली मोड़ देखने में आया है, जहां एक ही दिन में दो मुख्तलिफ शख्सियात वजीर आला होने का दावा कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर और सोहेल आफरीदी। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकने सोहेल आफरीदी को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया। हालांकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। असेंबली में होने वाले इजलास के दौरान स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने आर्टिकल 30(4) के तहत सोहेल आफरीदी को कायदे ईवान मुंतखब करार दिया। इंतखाब के अमल में 4 उम्मीदवार शामिल थे, जिनमें सोहेल आफरीदी ने 145 में से 90 वोट हासिल किए, जबकि बाकी 3 उम्मीदवार शाहजहां, अरबाब जर्क और लुत्फ रहमान कोई वोट हासिल ना कर सके। अपोजिशन ने इस इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए वॉकआउट किया। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब गवर्नर ने गंडापुर का इस्तीफा दस्तखों में फ़र्क खाने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। यानी कानूनी तौर पर गंडापुर ताहयाल जो हैं वो वज़ीर आला के ओहदे पर अभी भी फाइज हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो स्पीकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलता और असम्बली अक्सरियत की राय के मुताबिक कार्रवाई जारी रखेगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर गवर्नर ने किसी वज़ीर आला का इस्तीफा कबूल नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो अभी भी मनसब पर फाइज हैं और नए वज़ीर आला का इंतखाब आइनी उबहाम पैदा करता है। कुछ माहिरीन ने सियासी अनार की करार देते हुए कहा है कि जबकि दीगर का कहना है कि स्पीकर के इक़दाम ने अक्सरियत की राय को फौक़ियत दी है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि वज़ीर आला KPK कौन है या नहीं है, या अभी भी सूरत हाल जो है वो किस मोड़ पर खड़ी है। तो हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाजुल हसन चौहान साहब, कल मैं आपकी पूरी डिबेट भी सुन रही थी जो कि आपने आज़ाद सियासत पे दी है, और उस पर आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अभी तक जो है कोई सूरत हाल वाज़े नहीं है। तो आपके बयान के ऊपर या आपके अभी तक जितना भी आपने क्रक्स लिया है, वज़ीर आला कौन है KPK का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और आपके सामने कल भी मैंने एक पॉडकास्ट में ये कहा था जो आपने देखा कि आइन का आर्टिकल 130 का सब सेक्शन 8 के तहत आपको याद होगा 2022 के अंदर जब उस्मान बुज़दार का रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया था उमर सरफराज चीमा साहब ने, जो PTI के गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब की जगह, तो उस वक्त PTI ने जनाब सोशल मीडिया पे एक तूफान मचाया हुआ था कि क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है उमर सरफराज चीमा ने, और ये और वो और फला। अब वही वाला स्ट्रोक जो है वो कुंडी साहब ने खेला है, तो ये कहते हैं कि आइन को पामाल कर दिया, कानून को पामाल कर दिया, एथिक्स को कर दिया। भाई, अभी तक आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें आपके अपने करतूत है। जब आपको पता है कि आइन के अंदर लिखा है कि वजीर आजम और वजीर आला जब भी रिजाइन देंगे हैंड रिटन रिजाइन आएगा, कोई टाइपिंग कंप्यूटर से निकला हुआ या मोबाइल पे निकला हुआ या टाइपराइटर पे निकला हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आइन कानून वाज़े तौर पे कहता है। तो किसने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को कि वो पहला रिजाइन कंप्यूटर से टाइपिंग करवा के जनाब वो निकाल के दे? सारी दुनिया ने देखा। अच्छा, एक तो वो लीगैलिटी हो गई, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, फिर दोबारा इन्होंने रिजाइन दिया हैंड रिटन, वो मुसद्दक अब्बासी साहब लेकर जनाब पहुंचे वहां पर। अब इसका क्या एतबार कि वो उन्होंने खुद लिखा है, उसके सारी अब ये सारी चीजें वेरीफाई रेक्टिफाई। तो ये वेरिफिकेशन में कितना टाइम लग सकता है? मैं ये बात पूछना चाह रही थी। भाई, वो एक दिन उसने 15 तारीख रखी थी कि 15 तारीख को आ जाओ, दोनों बैठ जाएंगे, आप मुझे आके बता दोगे कि हाँ जी ये जो अब हैंड रिटन आया है ये मेरा अपना है, साइन मेरे अपने हैं, तहरीर मेरी अपनी है, बात खत्म हो जाती। पर इनको जल्दी थी। इनकी अपनी लीडरशिप के अंदर लोग बैठे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने इनको कह दी कि नहीं जी नहीं, फटोफट करवा दो, ऐसी की तैसी रियासत की, वफाकी हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, तो जल्दी से करवा दो। साथ ही इन्होंने जो आज ब्रेकिंग में आपको दूं, जो मैंने कल ट्वीट किया था, बड़ा वायरल हुआ इस वक्त, असल में इस पूरी कल के जो वजारत आला का इंतखाब हुआ है, इसका बुनियादी किरदार जो है वो TTP थी। अच्छा, TTP ने, ये मेरी जनाब इंफॉर्मेशन है, मैं वाहिद बंदा हूं जिसने ये अभी तक इंफॉर्मेशन जनाब लॉन्च की है, आपके प्रोग्राम के जरिए से भी मैं पूरी कौम को बता दूं कि 20 से 25 इनके मेंबर्स थे जो पार्टी से, पार्टी लीडरशिप से, पार्टी की परफॉर्मेंस से सख्त नाला थे।
और उनके अपने भी जाती कुछ जनाब इश्यूज थे। उन्होंने दाएं बाएं होने की कोशिश करनी थी, की भी, लेकिन फिर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, अपना अस्करी विंग जो टीटीपी है, तहरीक इंसाफ का इस वक्त, उसकी ड्यूटी लगा। उन्होंने तमाम पार्लिमानी पार्टी के 93 बंदों को फर्दन मैसेज भेजा कि अगर तुम तहरीक इंसाफ, जो हमारा सियासी विंग है, टीटीपी का सियासी विंग तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग टीटीपी ने इन तमाम मेंबरान को फोन करके ये मैसेज दिया कि अगर तुम तहरीक इंसाफ के साथ ना खड़े हुए तो हम तुम्हारा घर तबाह कर देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे तबाह कर देंगे, तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी जीवन कर देंगे। यही वजह थी कि फिर सारे के सारे, वो कहते हैं ना, किने जाना है बिलो दे कार, उसके मजाक लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, वो वाला माहौल बना के सारे 90 लाइन अप हो गए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब आपका ये वजीर आला अपने तौर पे इन्होंने गैर आईनी मुंतखब कर लिया, उसकी तकरीर पूरी कौम ने देखा कि अलावा कुछ नहीं है। उसने कहा भाड़ में जाए तामीर और तरक्की सूबे की, भाड़ में जाए रोजगार दिलवाना, भाड़ में जाए ज़राअत, सनत, तिजारत, तालीम, मुल्क के सूबे की बेहतरी। मैं तो आया हूं अपनी माशूक को छुड़ाने के लिए और मैं उसका बानी पीटीआई को। बिल्कुल, ये आपने कल भी बात में आपके पॉडकास्ट में सुन रही थी। अच्छा, आपने यहाँ भी जिक्र किया था कि सोहेल आफरीदी साहब कभी भी जो है वजीर आला नहीं बनेंगे। नहीं, देखो बात ये है, मैंने एक प्रेडिक्शन की, उस पर मैंने कहा कि मैं माफी मांगूंगा। अब मैं माफी मांगूंगा, लेकिन जो माफी है ना, उन्होंने रात को सोने नहीं देना इस पीटीआई वालों को भी, नकदा कोका की तहरीक को भी, और फिर बानी तहरीक इंसाफ को भी। जरा इनका फाइनल चीज देना, अभी दिल्ली हनूज दूर है। उसके बाद फिर मैं पूरी केपीके की आवाम से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि यार तुम लोगों की किस्मत अभी तक खराब है कि कोई कुक्कड़ लड़ाने वाला, कोई कबूतर उड़ाने वाला, कोई कबूतरबाज, कोई कुक्कड़बाज, कोई कुत्ते लड़ाने वाला, कोई चरस की स्मगलिंग करने वाला, कोई मंशियात की स्मगलिंग करने वाला, वो तुम्हारा वजीर आला तुम्हारी किस्मत में लिखे हुए हैं। इससे मैं माफी मांगूंगा, ये करूंगा मैं पूरा एपिसोड। अच्छा, फयाज हसन चौहान साहब, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि फोर फ्रंट पे जो लोग हैं, जैसे सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, तो उनको क्यों नहीं ये मौका दिया जाता? पीछे से ऐसे लोग जो कि बैक फ्रंट पे बैठे होते हैं, उनको आगे बड़ी पोजीशंस पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, क्यों? हिना साहिबा, बुनियादी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ, अजीत दोयल नेटवर्क और आलमी सहूनी ताकतों के नेटवर्क के इशारों के ऊपर चल रहे हैं। उनका जो ससुराल जैक गोल्डस्मिथ है, वो जिस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, अब एजेंडा इनका है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो और पाक फौज को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और रियासत को उसकी चूल्हे हिलाओ। उस चूल्हे हिलाने के लिए वो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, आप मुझे ये बताएं, ये जनाब कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, हवालदार, सिपाही, लांस नायक, ये शहीद हो रहे हैं हर रोज 2 से लेके 40-50। किसके लिए हो रहे हैं ना, मुझे ये आप बताएं, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए हो रहे हैं ना। अब जब आप उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ मना करता है। बानी तहरीक इंसाफ उनकी जुबान बोलता है। बानी तहरीक इंसाफ को अफगान महाजरीन का दर्द है, लेकिन अपने फौज के शोहदा का, अपने फौज के जवानों का, अपने फौज के अफसरों का, और हत्ता के केपीके की आवाम का उस पर दर्द नहीं है कि जिनकी जिंदगियां जनाब इन टीटीपी के कुत्तों ने जनाब और खवारिज ने वो जनाब अजीरन की हुई है। उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। उसे फिक्र है तो भाई कहीं अफगान महाजरीन, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, टीटीपी ये नाराज ना हो जाए। और सारी दुनिया देखती है तो वो टीटीपी, वो जाके हिंदुस्तान के साथ बैठते हैं, वो जाके जयशंकर के साथ बैठते हैं, वो जाके हिंदुस्तान से बैठ के पाकिस्तान पे हमला कराते हैं। तो फिर आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि बानी तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर इस वक्त अजीत दोल की, मोदी की, इंडिया की, इंडियन रॉ की, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की जनाब वो जंग लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो इंडिया की साजिश और प्लानिंग है, और इंडिया जो साजिश और प्लानिंग कर रहा है, वो मुल्क दुश्मन ताकतों की, पूरी दुनिया में जो मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की है, उनकी डीप स्टेट्स की फ्रंटमैन के तौर पे इस वक्त इंडिया और इंडियन रॉ काम कर रहा है। और उनका आगे फ्रंटमैन इस वक्त टीटीपी और बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ बनी हुई है। ये पूरे का पूरा नक्शा है। इस नक्शे को अब समझ आना चाहिए। अभी भी अगर समझ ना आए
पाकिस्तान की आवाम को तो फिर क्या क्या जा सकता है। लेकिन अच्छा, बिल्कुल आप कह रहे हैं, आपका ओपिनियन जो है बिल्कुल वो आपका नैरेटिव जो है वो बिल्कुल सामने है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कमिंग बैक टू द इशू, अगर गवर्नर ने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया तो क्या असेंबली का जो नया वज़ीर आला मुंतखब करना है तो वही कानूनी अमल क्या समझा जा सकता है? यार ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये दोबारा इंतखाब होगा, अदालत जो है वो फैसला कोई देगी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रिट कर देगा, फिर अगले कुछ 4-6-10 दिन ये जनाब मासी बेड़ा दादी बेड़ा लगा रहेगा, लेकिन कंसिक्वेंटली मान लिया कि इनका बंदा बन जाएगा। लेकिन कल ही मैंने एक ट्वीट करके एक ब्रेकिंग दी थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। असल मसला ये है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर तकरीबन 8 से लेके 12 पर्चे पिंडी के अंदर और केपीके के अंदर 9 मई के और 26 नवंबर के हुए हैं, और उनमें से अक्सर अपने फाइनल स्टेज पे हैं। अच्छा, अब होना क्या है, जल्दी से सुनिएगा, न्यूज चैनल के जरिए से पाकिस्तान की आवाम भी सुन ले। अब इसके सर के ऊपर तलवार लटक रही है नाअहली की। आपका जैसे बाकी गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद के फैसले आए हैं, पिंडी के फैसले आ जाने हैं महीने डेढ़ के अंदर, उसमें इससे नाहल हो जाना है, इसमें इसकी जनाब सजा हो जानी है। जब सजा होगी तो ये नाहल हो जाएगा, नाहल होगा तो खत्म। अब ये जो आशिक साहब है ना, जिन्होंने कल असेंबली में खड़ा होकर कहा जी मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो बस बानी तहरीक इंसाफ का आशिक हूं, तो आशिक साहब से गुजारिश है कि माशूक की मोहब्बत में और उसके इश्क में कानून के और आइन की हदूद के अंदर रह के इश्क मशूकी कीजिएगा। अगर वो इश्क मशूकी कानून और आइन के दायरे से निकल के करने की कोशिश की ना आशिक ने, तो माशूक भी बढ़ेगा और आशिक भी बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ साहब, ये भी तो नोशन दिया जा रहा है कि ट्राइबल एरिया से पहली बार ऐसा जो है वज़ीर आला मुंतखब किया जा रहा है जो कि ट्राइबल एरियाज़ की तर्जुमानी करेगा, वहाँ के इश्यूज़ को उनकी प्रोडक्टिविटी को और इवन डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। तो क्या ऐसा नहीं आपको नज़र आ रहा? और उनके एसेट्स के ऊपर भी कहा है कि एसेट्स भी $2000 से उनके कम है ना साहिबा। वो कह रहा है मेरा किसी डेवलपमेंट से लेना देना नहीं, मेरा किसी तामीर और तरक्की से लेना देना नहीं, मेरा गलियों से, सड़कों से, नालियों से, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, रोजगार से, ज़राअत से, सनत से, तिजारत से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो पिछले 5 दिन से बरमला कह रहा है, असेंबली के अंदर खड़े होकर उसने कहा है, उसने कहा मेरा लेना देना अपनी माशूक छुड़ाना है और जिसका मैं आशिक हूं। इसी तरह उसने कहा कि मैं बानी तहरीक इंसाफ का आशिक हूं, मैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूं। आप कहते हैं ना कि कबाइल से बना और कबाइल की तामीर और तरक्की, तो कबाइल से ही उस्मान बुज़दार साहब भी बने थे। वो भी जब बने थे तो कहते थे मेरे कार बिजली का कनेक्शन कोई नहीं है, मेरे कार बल्ब नहीं जलता। तो हमें बानी तहरीक इंसाफ भी उठा के समझाता था, देखो मैं कैसा बंदा लाया हूं, उसके घर बल्ब भी नहीं है। ओ भाई, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई यार्डस्टिक नहीं है। आगे एक भूल चुके हैं ना अब ये क्राइटेरिया और ये यार्डस्टिक। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि वो कहता है कि मैं पेशन नहीं होने देना। ओ हू द हेल आर यू? तुम कौन होते हो? मैंने कल के पॉडकास्ट में एक टेक्निकल आईनी कानूनी चीज वाजे की कि ये आइन के आर्टिकल 245 के तहत केपीके की तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत की डिमांड के ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत ने फौज को भेजा हुआ है। समझिए ना। अब इसका एक ही है, इनकी सूबाई हुकूमत विड्रॉ कर जाए वफाकी हुकूमत को कि हमें अमनो अमान, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, लिख दे। अच्छा, जब लिख देंगे वो चली जाएगी बॉर्डर्स पे। ओ भाई, अभी 50% आपका तालिबान के हवाले है, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी करतूतों की वजह से, आपकी अपनी इंटेंशन की वजह से, आपके बानी तहरीक इंसाफ के 50,000 तालिबान जंगजुओं को यहां पे बसाने के दावे की वजह से और अमल की वजह से। तो क्या जब फौज यहां से चली जाएगी तो ये संभाल लेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि सूबे में 2 वजीर आला बैक वक्त दावा करते हैं, अली अमीन गंडापुर, सुहेल अफरीदी, तो इख्तियारात किसके पास होंगे? अभी तक तो इख्तियारात किसी के पास भी नहीं होंगे। अच्छा, अभी तक अली अमीन गंडापुर के पास इख्तियारात नहीं है, इसका मतलब है इस्तीफा तो उनका मंजूर ही नहीं हुआ। अभी उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अभी हर चीज जनाब हैंग हुई है, पैरालाइज हुई है। जब ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, उसके बाद फिर चीजें सारी क्लियर होंगी।
ठीक है, तो ये जो सूरत हाल है वफाक और सूबे के दरमियान एक नया सियासी महाज खोल सकती है, ये बताएं। पीटीआई के अंदर तो ग्रुपिंग्स ही बनी हुई है। तब देखें, बात यह है कि पीटीआई को ना इस वक्त परफॉर्मेंस से गर्ज है। पीटीआई का हर लीडर जो है वो बेचारा एक तो बानी तहरीक इंसाफ से तंग है, वो हर वक्त इनको गैर कानूनी और गैर आईनी इन ख्वाहिशात लेके इनके सामने हो जाता है कि मुझे किसी तरीके से छुड़ाओ, जो मर्जी करना पड़े, कानून तोड़ो, मुल्क तोड़ो, सूबा तोड़ो। आपको पता है अली अमीन ने जब मुलाकात की थी इसके साथ, और जिसमें इमा बाजी की शिकायत लगा के आया था, उधर जब इसको कहा गया कि सुहेल अफरीदी को बनाया जाएगा तो इसने कहा कि जनाब सुहेल अफरीदी टीनेजर है सियासत में, उसका एक्सपीरियंस है, उसका कोई तजर्बा नहीं है, और इस वक्त तालिबान बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इन्वॉल्वमेंट, टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट, केपीके जो है, अगर इसको बनाया तो केपीके टूट जाएगा और अफगानिस्तान के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाएगी। आगे से तो क्या जवाब, आगे से साहब ने जवाब दिया, केपीके अफगानिस्तान जाता है तो जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अच्छा, ये ऑन द रिकॉर्ड है ये बात? जी एप्टीट्यूड है यार, ये तो एप्टीट्यूड है। ईरान के साथ जंग होती है तो ये पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी बन जाते हैं। इंडिया से जंग होती है तो ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ खड़े होकर इंडियन बन जाते हैं। अफगानिस्तान से जंग होती है तो ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ खड़े होकर अफगानी बन जाते हैं। बीएलए से जंग होती है तो ये बीएलए के सपोर्टर बन जाते हैं। टीटीपी से जंग होती है, ये टीटीपी के सपोर्टर बन जाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ अब खुल खुला के शेख मुजीबुर रहमान बन चुका है, और ये बना है अपने ससुरालियों की इंस्ट्रक्शन के ऊपर और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के गंदे और रजील और जलील खेल के जो इस खित्ते में वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं उसके तहत। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू रहेगा। इंशाल्लाह 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी रियासत, अपने मुल्क, अपनी पाक फौज और अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान जिंदा ताबिंदा इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा, ये भी एक बात वाजे कर दीजिएगा, टाइम बहुत कम है, कि एक ऐसी भी जमात पीटीआई के अंदर जो है ग्रुपिंग्स हुई हुई है, वो जो चाहती हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो केपीके के वजीर आला ना बने। देखिए, मैं आपको एक और ब्रेकिंग दे दूं। आज मैंने आपको बहुत सी ब्रेकिंग दी है, काफी ब्रेकिंग। आपको पता है अली अमीन गंडापुर को क्यों उतारने का फैसला हुआ? क्यों? ये कल मैं मैसेज चलाया था सोशल मीडिया पे। हुआ ये कि मुराद सईद का ग्रुप है, अफरीदी ग्रुप एक, ठीक है, वो अफरीदी, मीना खान अफरीदी, तोता मैना खान अफरीदी, तो पता नहीं इकबाल अफरीदी, और पता नहीं कौन कौन से, ये पूरा ग्रुप अली अमीन गंडापुर के साथ रेगुलर बैठते थे। और मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये ग्रुप जनाब अयाशियां इकट्ठी करते थे, हमजिन्स परस्ती, चर्च, और जनाब हर किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी इकट्ठे बैठ के करते थे। उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं किया करता था। अब इन्होंने प्लान बनाया, ये सुनते रहते थे अली अमीन गंडापुर के मुंह से अलीमा बाजी के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, हत्ता के बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी। जब वो तंग आ जाता था ना पिछले 6-7-8 महीने से, तो वो कुछ बोलता था, इन्हें पता था कि ये बुड़बुड़ाता रहता है, ये बोलता रहता है। इन्होंने क्या किया, पूरे ग्रुप ने मुराद सईद की इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने एक महफिल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग की, इसको फुल टोन करा के, इसको दुनिया और माफिया से बेगाना करके, इससे जनाब बुशरा बीबी, अलीमा बाजी और हत्ता के बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी, जो उसका एक स्टाइल है पढ़ के मारने का, अल्फाज और चीजें तो उसके काबू में नहीं होती, उसने कोई इंतहाई नेगेटिव गुफ्तगू इन तीनों शख्सियात के हवाले से की। वो सोहेल ने रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग जाके अलीमा बाजी को दी, अलीमा बाजी ने जाके अंदर बानी तहरीक इंसाफ को सुनाई, और फिर 24 घंटे जनाब ऐलान आ गया कि अली अमीन गंडापुर फारिग और सुहेल आफरीदी जनाब वो आपके नए वजीर आला। तो अली अमीन गंडापुर तो सामने भी आके 12-12 मिनट की वीडियोस भी बनाते थे, उन्होंने तो सामने ही आके सारी बातें भी की थी, आपके सामने ही है, हमने भी सुनी, वो सब कुछ हुआ। अलीमा खान के अगेंस्ट भी तो वो बोले हैं काफी बार, इसमें कोई चीज हिडन भी नहीं है। अंदर की कहानी ये है कि उसमें इन्होंने गाली गलौज की। अच्छा, अलीमा बाजी को, बुशरा बीबी को, बानी तहरीक इंसाफ को, कि यार इन्होंने हमारी जिंदगी जीरन की हुई है, इनसे कुछ अर्सा जेल नहीं काटने हो पा रही, ये हर रोज हमें कहते हैं दहशतगर्द बन जाओ, तो खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम रियासत के बागी हो जाओ, इसको सिर्फ अपनी रिहाई की पड़ी है, हम और क्या 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 कुछ नहीं किया, हमने खून बहाया, हमने लॉन्ग मार्च किए, ये बातें की अलीमा बाजी के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, और फिर बानी।
वो वीडियो इमोरल चीजें भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो हमारे साथ मौजूद है फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर रहनुमा IPP, जिनका ये कहना था कि अभी भी KPK की सिचुएशन जो है सियासत के हवाले से क्लैरिटी नहीं आई है। वज़ीर आला कौन है इसका नहीं पता, सुहेल आफरीदी साहब हैं कि अली अमीन गंडापुर हैं, क्योंकि अभी तक जो है उनकी इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर एक कुंडी फैसले की कुंडी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो देखना ये है कि KPK की सियासत किस सिमत बैठती है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। अक्टूबर का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर से मंसूब किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर, जो कि दुनिया भर में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा तशख़ीस होने वाला कैंसर, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसकी शरह ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 90,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो देर से तशख़ीस होने के बायस जो अपनी जान गंवा बैठती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तशवीश इजाफे की कई वजूहात हैं, जैसे तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, गैर मुतवाज़न खुराक, जिस्मानी सरगर्मी की बढ़ती उम्र और हार्मोनियल जो इशूज़ होते हैं, उस हिसाब से भी ये जो कैंसर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें एक और फैक्टर होता है जेनेटिक, जिसके जीन्स में कैंसर है। तो कहाँ हम डॉक्टर ये समझते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में कैंसर जो है वो आ सकता है पूरे ख़ानदान में। ताहम एक बड़ी वजह यह है जो आगाही की कमी और देर से तशख़ीस भी है। पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन जो है शर्म या खौफ के बायस इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसके नतीजे में जो बीमारी है स्टेज 3 या स्टेज 4 में जाकर सामने आ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदा की अलामात जो होते हैं, सीने में गुठली हो जाती है, सोजन हो जाती है, या मुख्तलिफ किस्म की शिकायत जो होती है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस प्रोग्राम में इस पूरे सेगमेंट को शामिल करें, और हमें ज्वाइन किया है इंकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुंदस रफ़ीक, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर में हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की पूरी मुहिम चलाते हैं, जो कि हमने आज भी हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हर 8 में से 1 खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं, और जिनको अलामात भी आती हैं और वो वक्त पे नहीं बताती, जिसकी वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है। तो आप क्या कहेंगी इसके पे? देखिए, यही जो हमने शरह भी डिस्कस की कि एवरी 1 in 8 फीमेल्स के हर 8 में से 1 खातून को उनकी लाइफ टाइम के अंदर कैंसर हो सकता है, ये बहुत अलार्मिंग है। ये एक दीगर बहुत सारी बीमारियों की तरह ब्रेस्ट कैंसर भी, जैसे शुगर एंड ब्लड प्रेशर, उनकी शरह बहुत ज़्यादा, उनको हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्थ इशू बन चुका हुआ है। और इसकी जो है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जितनी अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस की जा सकती है, उसका उतना मौसर इलाज किया जा सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाता है, तो उसमें हम क्योर रेट जो है वो 98% या नियरिंग टू 100% तक जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम स्टेज 4 की बात करें, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हमारे 20% में आते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत इधर इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यंग फीमेल्स में भी हो जाता है जो कि मैरिड नहीं है, कि सिर्फ मैरिड वेमेन को ही अपनी मुआयना कराने की ज़रूरत है, सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, या टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है? आज से 20-23 साल पहले की जब हम बात करते हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर एक बुढ़ापे की बीमारी समझी जाती थी। लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि अनमैरिड और यंग पॉपुलेशन में इवन इन देयर 20s एंड 30s ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस की जा रही है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो वही वाली बात कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, हमारे पास ओबेसिटी एंड हार्मोनल थेरेपीज इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई है, ओवरवेट होना, हमारे पास अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर्स की शरह बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी हमारे पास इशू हमारे सोसाइटी में आता है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस की है। हमारे पास इस तरह के टैबूज एंड मिथ्स हैं कि बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं, दे डोंट डू सेल्फ एग्जामिनेशन एंड दे डोंट सीक मेडिकल एडवाइस टाइमली, कि वो आपके डॉक्टर के पास इतना लेट पहुंचते हैं कि आपको तशख़ीस ही बहुत लेट होती है। तो इन सारे फैक्टर्स को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपने बताया हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मगर जेनेटिकली जिनकी अम्मी को, दादी को, परनानी को कैंसर की हिस्ट्री हो, क्या उनमें आगे कैंसर आता है? यस, बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें से 10 से 20% पेशेंट्स जो है वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वजह से होते हैं। और अगर किसी में कोई जैसे ब्रका की म्यूटेशन है, कोई
कुछ ऐसी मखसूस म्यूटेशंस हैं जो क्लस्टर करती हैं आपकी फैमिलीज़ में, और उसमें ब्रेस्ट कैंसर और उनके साथ साथ और बहुत सारे कैंसर्स की आपको फिर हिस्ट्री मिलती है। अगर आपकी फैमिली में किसी भी किस्म का कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर फीमेल्स को, आपकी अगर बहन को, आपके पेरेंट्स को अगर है ब्रेस्ट कैंसर तो आपको अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अंडर 30 कौन से टेस्ट होते हैं, अबव 35 कौन से टेस्ट होते हैं? आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। यस, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आफ्टर 20 years of age you do सेल्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर क्या होता है, थोड़ा सा उसमें ये होता है कि आप जो जितनी भी खवातीन हैं जब उनके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके नेक्स्ट वीक में दे शुड एग्जामिन देयर ब्रेस्ट मंथली, जिसमें आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट की जो है उनकी शेप को देखते हैं, उनकी सिमेट्री को देखते हैं और कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और अपने हाथ की 3 उंगलियों की जो सॉफ्ट पार्ट है, जो आपकी ये पोरें होती हैं, उससे आप अपनी पूरी ब्रेस्ट को पल्पेट करते हैं, उनको महसूस करते हैं नरम प्रेशर के साथ और डीप प्रेशर के साथ, कि आपको अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू का भी पता हो और अगर किसी भी टाइम पर कुछ चेंजेस आती हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको एड्रेस कर सकें। ठीक है। अच्छा, वो बताएं कि इनिशियली कौन कौन सी अलामात होती हैं जिन्हें खवातीन को कभी भी कहते हैं ना कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिल्टी होना, और गिल्टी में दर्द होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी किस्म की गिल्टी, वो छोटी है या बड़ी है, या कोई थिकनिंग, अगर आपको अपनी स्किन चेंजेस नज़र आती हैं, कोई उसमें रेडनेस होती है, आपके निप्पल की चेंजेस हो जाती हैं, अगर उनकी शेप चेंज हो रही है, कोई डिस्चार्ज है किसी भी किस्म का, बेशक वो ब्लडी है, मिल्की है या सीरस यानी कि पानी की तरह के डिस्चार्ज है, तो ये सारी वो अलामात हैं जो किसी भी पेशेंट में या किसी भी अगर खातून को होती है तो उसे अपने क्लिनिशियन के पास लाजमी जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इन सारी अलामात का आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। इस तरह की अलामात और बहुत सारी नॉन मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर के अलावा बीमारियों में भी आ सकती हैं, हार्मोन इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए, बस अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो ज़रूरी टेस्ट है वो करवाएं। इस तरह की अलामात, फॉर एग्जाम्पल अगर गिल्टी कोई आती है तो 100 गिल्टियों में से सिर्फ 9% यानी कि 9 गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जो कैंसर की होती हैं, तो 90% से ज़्यादा वो कैंसर नहीं होती। ठीक है, तो डर के घर नहीं बैठना। नोट्स बन जाती हैं अक्सर, जो खातून जो है दूध पिलाती हैं, जो माएँ दूध पिलाती हैं, अक्सर जो होता है उसको रोकने के लिए जो है इंजेक्शंस लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं, क्या उससे भी वो कैंसर कॉज होता है अगर कोई गिल्टी बन जाए तो? नहीं, उनसे उन दवाइयों से कैंसर नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब ब्रेस्ट फीड आप करा रहे होते हैं तो आपके ब्रेस्ट के अंदर इस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं कि आपको गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं। अगेन बहुत कम, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी कैंसर हो सकता है, गिल्टी कैंसरस हो सकती है, लेकिन बहुत कम शरह होती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपके लिए प्रोटेक्टिव है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो प्रोटेक्शन है आपके लिए, और जो लोग नहीं करवाते उनके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसलिए कहा यह जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करना और 35 ईयर्स से पहले बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है। हमारे ऐसे एरियाज़ जो बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पसमानदा इलाके हैं, जहाँ ख़वातीन आती हैं 4th स्टेज में, जो कि कॉस्मो सिटीज़ में आती हैं इलाज कराने के लिए, उनके लिए आप क्या, सबसे पहले आप उनको क्या पैगाम देना चाह रही हैं? क्योंकि वहाँ जो है सबसे बड़ा टैबू समझा जाता है अपनी एग्जामिनेशन। यहाँ हमारे मीडिया पे टॉक्स करने का और अवेयरनेस कैंपेन्स का मकसद ही है कि हम अपने फारफ्लंग एरियाज़ में उन ख़वातीन को जिस चीज़ को टैबू समझती हैं और अपना एग्जामिनेशन खुद करना या किसी डॉक्टर से करवाना टैबू समझती हैं, इन चीज़ों को हम डिबंक कर सकें। लेकिन डॉक्टर जो है उसका कुछ जेंडर नहीं होता। अगर आप किसी भी BHU में या RHU में जाते हैं, वहाँ पर मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो अक्सर ख़वातीन इसी चीज़ से वापस आ जाती हैं कि हमने एग्जामिनेशन नहीं करानी। हमें ख़वातीन को और उनके घर वालों को इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है कि डॉक्टर से एग्जामिन करवाना और उनसे टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है कि अगर आप जितनी जल्दी कैंसर की तशख़ीस कर लेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हो सकता है आप कीमोथेरेपी से बच जाएं, हो सकता है आपको पूरी चेस्ट की रिमूवल से बच सकें, आप मतलब कंजर्वेशन करवा सकें अपनी ऑर्गन की, और हो सकता है कि आपको शुआओं से भी बचाया जा सके। 100% क्योर एंड सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपने टेस्ट के बारे में बताया था, कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? 40 ईयर्स से पहले अगर आप किसी भी खातून है तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल टेस्ट होता है, आपको किसी किस्म की दर्द नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक 2000 या 1500 या 2500 तक होता है, इससे ज़्यादा प्राइवेटली बात करें। अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल हर गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं,
वन स्टेप ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं, इवन इन मेयो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी टर्शियरी केयर्स हैं कि आप वहाँ पर जाएं, वहीं उसी सेटअप के अंदर आपकी एग्जामिनेशन भी होती है, वहीं पर आपकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, अगर आपको बायोप्सी की ज़रूरत है तो वो भी की जा सकती है। वन स्टेप के आप गए, अपना सब कुछ करवा के यू हैव अ डायग्नोसिस एंड यू गो बैक होम नोइंग कि आपके साथ कोई मसला है कि नहीं है। तो उसमें अभी अगर हम बात करें कि 40 ईयर्स के बाद जैसे हम उसमें मेमोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम करवाते हैं। मेमोग्राम अगेन सुनने में खौफनाक सी चीज़ लगती है, लेकिन इट इज़ जस्ट एन एक्सरे। जैसे आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, अपने एब्डोमिनल एक्सरेस कराते हैं, देयर आर जस्ट 2 फिल्म्स जिसमें आपके ब्रेस्ट टिश्यू को हम लाइटली प्रेस करते हैं और यू गेट एन इमेज। और कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है? 5 to 10 मिनट्स फॉर एक्सरेज, और उसकी इंटरप्रिटेशन एंड देन कंसल्टेशन जो है। वरना अल्ट्रासाउंड जो है इट इज़ देन लाइक हैंड हेल्ड, डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेस्ट टिश्यू कैसे, आपकी कंप्लेंट्स क्या है और आपको कितनी डिटेल में आपका जो भी सोनोलॉजिस्ट है उसको देखना चाह रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर देखा है कि 4th स्टेज के जो केसेस होते हैं वो नहीं बच पाते और डॉक्टर्स ट्राई कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए, तो उनको कितनी देर पहले जो है कंसल्टेशन चाहिए? उसको पता है कि मेरा जो कैंसर है वो 3rd से 4th स्टेज तक फैल चुका हुआ है और इसके बाद अगर रिमूवल भी हो जाए तो वो जिस्म के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, 4th स्टेज जो होती है ये मोस्टली होती इनक्योरेबल है, यानी कि आपकी डिजीज़ प्रॉपर तरीके से बॉडी में से ख़त्म नहीं होती। बट ब्रेस्ट कैंसर इतनी ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो चुकी है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि वी हैव सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बियॉन्ड 5 ईयर सर्वाइवल्स भी आप अचीव कर सकते हैं इन सम ऑफ द सिनेरियोज। तो इसमें अर्ली ट्रीटमेंट्स एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। एंड अगेन ब्रेस्ट कैंसर की किसी भी स्टेज के ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जहाँ पे कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, और मेनी लाइन्स यानी कि 1st लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, इवन आफ्टर 3 and 4 कीमोथेरेपी सेशंस भी डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अवेयरनेस मैं चाहती हूँ कि आप दें हमारी जितनी भी व्यूअर्स बैठी हुई हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, कि मेमोग्राफी और जो मेमोग्राम से लोग बहुत डर जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा, यहाँ दर्द होगी, तो आप उनको बेहतर बता सकती हैं ये प्रोसीजर, मैंने से पहले भी पूछा है, कितने मिनट का होगा और कैसे होता है? ओके, इसमें कोई दर्द नहीं होती, इसमें किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट नहीं होती। देयर आर जस्ट 2 प्लेट्स जो ऊपर नीचे इस तरह से होती है और आपके ब्रेस्ट टिश्यू को लाइटली प्रेस करते हैं और इमेजेस जो हैं वो आपके प्रोसीजर विद इन फ्यू मिनट्स ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो इसकी स्लाइड्स मतलब आपके पास जो फिल्म्स आती हैं उसकी इंटरप्रिटेशन पर टाइम लगता है, आपको किसी भी किस्म की कोई पेन नहीं होती। दिस इज़ अ मिथ एंड अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि नाम एक्सरे से डिफरेंट है, दिस इज जस्ट लाइक एन एक्सरे, और एक्सरे ऑलमोस्ट हमारी हर फैमिली में किसी न किसी ने करवाया होता है। इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। Thank you so much Dr. Sahiba for coming and having such a big awareness program in our show. तो हमारे साथ मौजूद थी माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुंदर रफीक, जिनका कहना था कि अक्टूबर आ गया है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर ख़वातीन को ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी अलामात होती हैं जिनको बताना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए और लोगों को इस चीज़ से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि 3rd 4th स्टेज जो होता है वो क्योरेबल नहीं होता। अगर आप 1st और 2nd स्टेज पे आ जाएँ और आपको पता लग जाए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आसान हो जाता है डॉक्टर्स के लिए कर्व करना। तो व्यूअर्स, जिनको अलामात हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के तवसत से हम सबसे ये कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर जाएं और बताएं, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है जो कि क्योर है। 99% लोग जो हैं वो क्योर हो सकते हैं अगर वो कहते हैं वक्त पे जाकर अपनी तशख़ीस करा सकें, मुआयना करा सकें। जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं, आप जाएं, कैंप्स भी फ्री हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में तमाम टेस्ट भी फ्री हैं। तो इसलिए सोचा कि आज आप लोगों से शेयर किया जाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो कि कहते हैं पूरी ज़िंदगी बदल देता है। खुशियों से भरी दुनिया अचानक तारीकी में डूब जाती है और इंसान के सामने एक ही सवाल रह जाता है, क्या मैं दोबारा खड़ा हो पाऊंगा? ये कहानी है जेसिका तवील की, जो लबनानी निजाद अमरीकी सोशल मीडिया स्टार हैं, जो एक तिहाई तक माजूरी की ज़िंदगी गुजारने के बाद अब रोबोट टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा चलने के काबिल हो गई हैं। जेसिका तवील अमरीका की रियासत न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखती हैं। वो मशहूर इन्फ्लुएंसर जो हैं और इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स उनकी हिम्मत, हौसले और ज़िंदगी की जदोजहद से मुतासिर हैं। मगर उनकी ये कहानी आम नहीं है, बल्कि एक नाकाबिले यकीन जदोजहद की दास्तान है। साल 2015 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी, एक खौफनाक कार हादसे ने उनकी ज़िंदगी की सिमत ही बदल दी। दोस्तों के साथ पार्टी से वापसी के दौरान होने वाले झगड़े के बाद पेश आया हादसा उनके लिए तबाहकुन साबित हुआ। गाड़ी उलट गई और जेसिका की रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि वो कभी दोबारा चल नहीं सकेंगी। 7 माह तक वो अस्पताल के बिस्तर पर रहीं। इलाज, दर्द, बेबसी, मायूस उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। फिर वही व्हीलचेयर उनकी एक ज़िंदगी की एक बुनियादी मरकज़ बन गई। लेकिन जेसिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को दुनिया के साथ बांटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वो ना सिर्फ अपनी तकलीफ और चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात करती रही हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए भी हौसला और उम्मीद की अलामत बन गई। उनकी वीडियोज़ में वो दिखाई देती हैं कि वो रोज़मर्रा अपने काम कैसे कर रही हैं, कैसे नहा रही हैं, लिबास बदल रही हैं, खाना कैसे खा रही हैं और कैसे मुश्किल तरीन जो टास्क हैं वो मुमकिन बना रही हैं। फिर 10 साल बाद एक नया सूरज उनकी ज़िंदगी में तलू हुआ, रोबोट टेक्नोलॉजी, वो इजाद जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जेसिका ने जदीद रोबोट एक्सोस्केलेटन डिवाइस पहनकर पहली बार अपने पाँव पर खड़ा होने के बाद चंद कदम चलने की कोशिश की। उनकी वीडियोस वो इब्तिदा में खौफजदा दिखाई देती हैं, चीखती हैं, रोती हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुरा देती हैं। खुशी के आंसू, हंसी और नाकाबिले यकीन इत्मीनान, गोया एक नई ज़िंदगी उनके कदमों में आ गई। ये वो लम्हा था जिसने ना सिर्फ जेसिका बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को मुतासिर किया। वीडियोस वायरल हुई, सार्फी ने खुशी, दुआओं और तहसीन के पैगामात सोशल मीडिया पर दिए। लोगों ने लिखा कि ये सिर्फ एक लड़की नहीं है, कामयाबी नहीं है, बल्कि एक इंसानियत की फतह है। जेसिका ने ना सिर्फ रोबोट टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को फिर से ज़िंदगी दी, बल्कि इंसानी इदारे की ताकत को साबित कर दिया। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिलिडेक्सन यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में उन्होंने डिग्री हासिल की और केमिस्ट्री में और अरबी में भी तालीम हासिल की। और आप देख सकते हैं जिस तरह कहते हैं खुद को वापस खड़ा किया, तो ये एक उम्मीद होती है और उम्मीद जागी साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ मुमकिन हो गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन नहीं है, जैसा कि हमने आज आपको छोटी सी स्टोरी में बताया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी नज़र डालते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पहला टेस्ट जो है तीसरे दिन का जो खेल है वो आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी हो चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस में मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट का दूसरा रोज़ दिलचस्प मोड़ पर अख्ताम पजीर हुआ है। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 378 रन पर सिमटने के बाद जो है जनूबी अफ्रीका ने दूसरे रोज़ के खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से दिन का आगाज़ है 313 रन, 5 खिलाड़ी आउट से हुआ। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान अली आगा नर्वस 90s का शिकार बने और शानदार 93 रन खेलकर पेविलियन लौटे। नुमान अली और साजिद खान बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए, जबकि शाहीन शाह आफरीदी 7 रन बना सके। यूँ पूरी पाकिस्तानी टीम जो है 378 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो है सेवरान मुथासामे ने 6 विकेटें हासिल की और पेंसिलान साइब्रान ने 2-2, जबकि गैस्कोरोरा ने और साइमन हार्मोन ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका टीम ने मुताद अंदाज में बैटिंग का आगाज़ किया, मगर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने खेल में जान डाल दी। कप्तान एरन मार्कम 20 और दिवान विटन 17, ब्रेन 0 और डैरन 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। और अगर थोड़ी सी मजीद इनिंग्स के ऊपर बात की जाए तो मगर ये इनिंग्स खेली तो गई, मगर नुमान अली जो है वो शिकार बने सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिन के अख्ताम पर जो है टोनी डी जोरी ने 81 रन और मुथासे ने 6 रन के साथ जो है क्रीज पर मौजूद रहे, जबकि जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए अभी भी मजीद 162 रन जो है वो दरकार हैं। तो देखना यह है कि तीसरा जो दिन है आज शुरू हो चुका हुआ है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो शायकीन है वहाँ आज भी मौजूद हैं, खेल को दिलचस्प अंदाज में देख रहे हैं, तो आपको हम स्कोर से आगाह करते रहेंगे। लेकिन हम आज कल के खेल के ऊपर बात करेंगे जो सेकेंड डे था। तो हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अहमद, हाउ आर यू? I'm good. I hope you are good too. बिल्कुल ठीक ठाक है। सिनॉप्सिस दे दिया हुआ है आपको रन स्कोर्स का, 378 टोटल जो है, आपको समझते हैं कि ये ठीक था? आई थिंक ये इस पिच को अगर देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, क्योंकि इस पिच पे रन्स करना ज़्यादा आसान नहीं था। बॉल क्योंकि एक तो स्लो आ रहा था बैट पे, दूसरा टर्न भी अच्छा खासा हुआ है। टर्न थोड़ा लेट होना शुरू हुआ है पिच पे, लेकिन अच्छा खासा है अभी। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने भी स्ट्रगल किया है, उस तरह से वो बैटिंग नहीं कर सके कि लगे कि बहुत इजी पिच है।
तो पिच को देखते हुए मुझे लगता है ठीक ठाक रन हैं, और इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में आ चुका है, खासतौर पे 6 आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका के, तो मेरे ख्याल में कि इस पोजीशन से पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल नज़र भी ये आ रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। स्पिनर्स जो हैं बिल्कुल हमारे जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, देखा भी जा रहा है कि अच्छा खेल भी रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने इस मैच में अपनी जिम्मेदाराना जो है पूरी इनिंग्स खेली हैं। खासतौर पर अगर सलमान अली आगा की बात करें, रिजवान की इनिंग्स के ऊपर बात करें, थोड़ी सी परफॉर्मेंस पर भी नज़र डालते, तनकीद तो हमने बहुत की थी, लेकिन आई थिंक अच्छा खेले हैं। बिल्कुल अच्छा खेले हैं। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के अलावा आई गेस बाकी सब ने अच्छी बैटिंग की है, चाहे वो इमाम हो, चाहे आगा सलमान हो, चाहे रिजवान हो। आई थिंक ये अच्छी बात ये थी कि आगा सलमान पे जितना प्रेशर था, ख़ास तौर पे T20 में एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर बुरे तरीके से नाकाम होने के बाद उस प्रेशर को उन्होंने कहीं पे भी नज़र नहीं आने दिया, और उस प्रेशर को बर्दाश्त किया उन्होंने, और उस प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने अच्छी बैटिंग की। इसी तरह रिजवान का क्योंकि कम बैक था, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। फिर इमाम आई थिंक कि वो इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी उन्होंने खेली और वो रन्स करते हुए आ रहे थे, तो उनसे तो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो रन्स करेंगे, और वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे हैं। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको काफ़ी चांसेस मिल रहे हैं, और वो जो चांसेस उनको, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उन चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे। तो आई थिंक कि उनको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो अब सीनियर प्लेयर हैं, कोई नए नहीं आए टीम में। इसी तरह हम अगर बाबर आजम देखें तो मेरे ख्याल पे अब बाबर आजम ने अगर यहाँ पे भी रन्स नहीं करने तो फिर कहाँ करने हैं, मेरी समझ से बाहर है। होम ग्राउंड में भी रन्स नहीं करने तो फिर उनके पास तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, ना ग्राउंड है ना उनके पास कोई ग्राउंड है ये प्रूव करने के लिए कि वो आज भी बेस्ट प्लेयर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम पे प्रेशर है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सका। किस चीज का? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप बताएं अहमद, किस चीज का प्रेशर है बाबर पे? देखिए, जब प्रेशर की बात करते हैं ना लोग के बाबर आजम पे प्रेशर है, वो उसकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेज हैं या जो डाउनफॉल बाबर आजम पे रहा है उसका प्रेशर है, और वो होता भी है टू सम एक्सटेंट कहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब मतलब जिस तरह लोग कहते हैं कि बाबर आजम पे प्रेशर है, मेरे ख्याल में बाबर आजम से तो ज़्यादा प्रेशर इस वक्त सलमान अली आगा पे था, लेकिन उसके बावजूद, प्रेशर होने के बावजूद उसने डिलीवर किया है। वो लड़का मतलब एज अ कैप्टन, इंडिया से 3 मैच हुए, 3 में से तीनों हारा। उसकी एज अ कैप्टन भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी खास T20 में, एज अ बैट्समैन भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी खास T20 में। एक जो है कंसेक्यूटिव फेलियर हुए उसके टूर्स पे, उसके बावजूद अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर बाबर आजम को भी करना चाहिए। और आई थिंक कि अब एक डिसअपॉइंटमेंट सी होनी शुरू हो गई है कि ठीक है, एक बैड पैच आता है प्लेयर की कैरियर में, सब पे आता है। विराट कोहली पे क्या बैड पैच नहीं आया था? कितने अरसा उन्होंने बैड पैच लिया। सचिन पे बैड पैच नहीं आया था? देखें, बात यह है कि जब तक प्लेयर खुद बैड पैच से ना निकलना चाहे तो कोई दूसरा उसको नहीं निकाल सकता। बाबर आजम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये कप्तानी का तो मसला नहीं है? क्योंकि कप्तानी से उनको नीचे कर दिया, फिर उनकी पोजीशन के ऊपर बात हुई, फिर उनकी ओपनिंग के ऊपर बात हुई, फिर वो प्रेशर लेते रहे, तनकीद का निशाना बनते रहे। क्या ये तो चीजें उन्होंने अपने सर पे हावी नहीं की हुई? देखें, एक चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी फॉर्मेट हो, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं परफॉर्मेंसेस की तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम पे एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर है। दूसरा उस पर यह प्रेशर है कि वो पिछले 2.5-3 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। परफॉर्म इन टर्म्स के वो पहले 50 तो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके कर लेता था और सेंचुरीज भी वो करता था। अब लास्ट उसकी कोई 78-79 इनिंग्स में सेंचुरीज नहीं है। अब टोटल बाबर आजम के 33 100 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और लास्ट 78-79 इनिंग्स में उसका एक भी 100 नहीं है। आप देखें कि 78-79 इनिंग्स में से अगर उसने 30 भी 100 और किए होते तो आज उसके कोई 63 100 होते इंटरनेशनल में। तो ये चीज उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ठीक है, आप पे एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, आपकी एक बैड पैच चल रहा था, लेकिन आपने उससे खुद ही निकलना है। और निकलना आपने इस तरीके से है कि रन्स करने के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप रन्स करोगे ऑटोमेटिकली
प्रेशर कम होता जाएगा। तो आई थिंक ये बाबर आजम के लिए भी इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो काफी नुकसानदेह है, क्योंकि 78-79 इनिंग्स कोई कम नहीं है और पाकिस्तान को भी उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आई थिंक ये चीज बाबर आजम को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और ये बैड पैच, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि बैड पैच आता है प्लेयर्स पे, लेकिन वो इतना लंबा भी बैड पैच नहीं होता कि क्योंकि हमने देखा कि पीएसएल में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, टीम से ड्रॉप हो गया, उनको T20 से ड्रॉप आउट कर दिया, फिर उसके बाद बात हुई कि बाबर आजम होते तो आज हम एशिया कप जीत जाते, क्योंकि हम बार बार इस बात पे बात करें, लेकिन देखा कि कदाफी स्टेडियम अपना होम ग्राउंड, वहाँ भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कहाँ परफॉर्म करेंगे वो फिर? देखिए, बाबर मेरे ख्याल में काफी लकी है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बावजूद जिस तरह से लोग उसकी बैटिंग देखने के लिए आए, जिस तरह से फैंस ने उसको सपोर्ट किया, मेरे ख्याल में कि बाबर आजम पे तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको रिलैक्स होना चाहिए कि वो पिछली तकरीबन इनिंग्स में उसका एक भी शो नहीं है, उसके बावजूद फैंस उसको देखने के लिए आ रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए शाउटिंग कर रहे हैं स्टैंड से, तो उसको तो ये चीज मजीद कॉन्फिडेंस देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके माइंड में क्या चल रहा है, एक तो जो टेक्निकल उसके अंदर फॉल्ट आया है वो ये कि उसने हार्ड हिटिंग के चक्कर में ना अपना पूरा स्टांस चेंज किया है। स्ट्राइक रेट के चक्कर में टुवर्ड्स द लेग साइड ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता है और वो हमने देखा है कि अक्सर LBW हो जाता है या वो ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर बॉल हो तो उस पर स्ट्रगल करता है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने उसको हार्ड हिटर बनाने की कोशिश की है, उस चक्कर में उसका स्टांस की सारी गड़बड़ हुई है और कहीं ना कहीं उसका असर उसकी परफॉर्मेंसेस पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल, आई होप वो परफॉर्म करें। बिल्कुल कौम की पूरी नज़रें जो है बाबर पे लगी हुई हैं और जब वो बाकी मैदान में आते हैं तो स्लोगन जिस तरह इंचैंट होते हैं वो देखने का एक समा होता है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द मैच। अच्छा, नोमान अली की 4 विकेटों के ऊपर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी बॉलर्स अटैक के ऊपर क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर क्या कहेंगे? पेसर्स की कितनी ज़रूरत है? स्पिनर्स, क्योंकि इस विकेट पर हम देख रहे हैं स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। देखें, एशियन कंडीशंस में तो यूजुअली स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं और मेरे ख्याल में हम जिस तरह के ट्रैक्स बना रहे हैं, ये मैंने पहले भी बात की थी जब इंग्लैंड के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज जीते थे, कि हम अपनी खामियां छुपाने के लिए ना हम ये करते हैं कि चलो स्पिन ट्रैक्स बना लेते हैं, स्पिनर खिला देते हैं और टेस्ट मैच जीत जाते हैं। लेकिन जब आपने ओवरसीज कंडीशंस में जाके टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो तब आप क्या करेंगे? आप तो फास्ट बॉलिंग को बिल्कुल मार रहे हैं, उसको तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो ये आप अगर विकेट की 2 साइड्स हैं, एक साइड को थोड़ा स्पिन फ्रेंडली बनाएं, दूसरे पे आपको हल्की फुल्की ग्रास छोड़नी चाहिए ताकि वो एक जो रोल है फास्ट बॉलर का वो मैच के अंदर रहे। अभी तो बस ऐसे लगता है कि फास्ट बॉलर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ रहा है और आके चला जाता है। सो खैर जो भी कंडीशन है, कंडीशंस के हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल में नोमान अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसने उस मौके पे ब्रेक थ्रू दिलवाया पाकिस्तान को जहां जहां जरूरत थी ब्रेक थ्रू की, और ये उसका एक्सपीरियंस है और आई थिंक उसकी जो स्किल है वो भी, उसका भी काफ़ी रोल है कि उसने पाकिस्तान को भी हेल्प आउट किया और पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक ऑन टोनी डेजोरी और क्लिंटन के ऊपर। उन्होंने बड़ी मज़ामत की है, तो समझते हैं कि जनूबी अफ्रीका इस मैच में वापसी कर सकता है? देखें, अभी तो मुथस्वामी और जोरी जो खेल रहे हैं, ये दोनों मेरे ख्याल में इनकी पार्टनरशिप तो अच्छी जा रही है और मुथस्वामी ने भी, मैं तो उसको टेल एंडर समझ रहा था, लेकिन अभी तक जिस तरह की उसने बैटिंग की है वो काफ़ी साउंड लगा है एज अ बैट्समैन भी। तो मेरे ख्याल में कि इनकी पार्टनरशिप को अगर हम जितनी जल्दी ब्रेक कर लेते हैं हमारे अपने लिए फ़ायदा है। अगर इस सेशन में, क्योंकि इसके बाद टेल एंडर्स आ जाने हैं, तो अगर इस सेशन में हम आउट कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को और अगर राउंड अबाउट 80-90 के भी लीड रहती है तो इट मीन्स अगर हम 200 स्कोर भी और करते हैं तो हम बहुत ज़बरदस्त और सॉलिड पोजीशन में होंगे इस टेस्ट मैच को जीतने की। और अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो टीम है जिसने बिल्कुल जीते हुए मैचेस 92% रेशियो होती थी जहां पाकिस्तान के जीतने की, वो मैचेस भी हारे हैं। तो कुछ ज़्यादा उम्मीद हम रख नहीं सकते अनटिल और अनलेस मैच ओवर होता है। अच्छा, आज थर्ड डे है। थर्ड डे जो है वो जो मैच है वो जारी है और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जल्दी विकेट लेंगे तो पाकिस्तान जो है डोमिनेट कर सकता है, और खुदा न खास्ता अगर नहीं लेते तो फिर क्या पोजीशन हो सकती है पाकिस्तान की?
फिर आई थिंक डिफिकल्ट हो जाएगा टेस्ट मैच के बारे में कुछ कहना, क्योंकि तीसरा दिन है, अगर हम विकेट्स नहीं लेते और वो भी लीड चढ़ाते हैं, फिर हमें उस लीड को जाहिर है पहले ओवरकम करना होगा, फिर हम अपना टारगेट आगे देंगे। अब फिर हम बैटिंग दूसरी इनिंग्स में कैसे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे बैट्समैन अगर पहली इनिंग्स में अच्छा चले हैं दूसरी में भी चलें। सो ये इफ्स एंड बट्स की तरफ चला जाएगा टेस्ट मैच। ड्रॉ के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। हाँ, ड्रॉ के चांसेस, बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रही थी कि ड्रॉ के चांसेस बढ़ सकते हैं तो क्या करना चाहिए फिर? और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की अगर बात करें जो कि भी होगी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बैट्समैन जो है वो फिर अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस विकेट के लिहाज से, क्योंकि ये स्पिन की विकेट है? देखिए, स्पिन की विकेट है, लेकिन पहली इनिंग्स में अगर अच्छी बैटिंग की है तो इट मींस कि पिच का काफी हद तक अंदाजा हो गया है और पिच को अच्छे तरीके से समझ लिया है हमारे बैट्समैन ने। तो फिर तो मेरे ख्याल में कि हमें दूसरी इनिंग्स में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। जो पहली इनिंग्स में गलतियां हुई हैं उनको भी ओवरकम करना चाहिए। और तीसरा जो दिन होता है ना टेस्ट मैच में, वो काफ़ी हद तक डिसाइडर भी होता है कि टेस्ट मैच किस तरफ जाएगा। तो आई थिंक कि आज ये काफ़ी हद तक ये एक सिचुएशन टेस्ट मैच ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर आज साउथ अफ्रीका बैटिंग कर लेता है तो फिर पाकिस्तान ने भी बैटिंग करनी है और चौथा और पांचवा दिन रह जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम साउथ अफ्रीका को कितनी जल्दी आउट करते हैं। जितनी जल्दी आउट करेंगे। अहमद, मैं आपको अपडेट दूं, 7 खिलाड़ी जो है आउट हो गए, एक और विकेट गिर गई है। कौन से प्लेयर आउट हुए हैं? मैथ्यू सामे, बिल्कुल। तो एक विकेट और गिर गई है, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान अगर इस इनिंग्स में विकेट ले लेता है तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को अगर अर्ली ऑन एक ब्रेक थ्रू मिल गया है तो फिर पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए इसी एंड से और कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इवन लंच से पहले अगर हम आउट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम बहुत सॉलिड पोजीशन में आ जाएंगे इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा टेस्ट मैचेस के ऊपर भी बात करते हैं। जैसे हमने कहा है कि वी आर मॉडर्न क्रिकेट नेशन, बट हमें पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस की तरफ लेके जाना चाहिए। 4 से 5 टेस्ट जो है वो खेलने चाहिए, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान भी 2 टेस्ट की सीरीज जो है खेल रहा है। क्या समझते हैं टेस्ट नेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान क्या उस मुकाबले पे आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की प्रमोशन करें पाकिस्तान में वगैरह वगैरह। इस वक्त एक टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया में, इंडिया और वेस्ट इंडीज का, और दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। इंडिया की टीम ने 1-1.5 साल में 3 व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप। उसके बावजूद उनका स्टेडियम बिल्कुल खाली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इन तीनों ही टूर्नामेंट्स में बुरे तरीके से नाकाम रही। उसके बावजूद हमने देखा है कि क्राउड का बड़ा जबरदस्त रिस्पांस रहा है टेस्ट मैच में। लोग काफी तादाद में आए हैं। आई थिंक कि 10-15 हज़ार की तादाद में तो लोग होंगे। तो इट शोज कि हमारी टीम परफॉर्मेंस बेशक डाउनफॉल का शिकार रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का क्रेज है क्रिकेट के लिए और खासतौर पे इवन टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो वो कम नहीं हुआ, लोग आ रहे हैं। सिर्फ हमें अगर किसी चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है। और वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तभी इंप्रूव होगी जब हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 2.5-3 सालों में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनकी B-C-D टीम्स के अगेंस्ट खेला। हमारे प्लेयर्स उनके अगेंस्ट परफॉर्म कर लेते थे और हम भी खुश हो जाते थे कि जी वो रैंकिंग में भी नंबर 1 आ गए, ICC अवार्ड्स भी जीत गए। टीम हमारी कुछ नहीं जीतती थी। फिर जब वो वही उसी टीम की B-D टीम की जगह जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती थी, तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस एक्सपोज होती थी। तो मेरे ख्याल में जब आप अपने से अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। इंडिया ने कोई चांद से तो पे जाके क्रिकेट नहीं सीखी। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया कि अपनी क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खासतौर पे उनकी कंडीशंस में जाके खेली, तो तब जाके उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है। प्रमोशन का मेरा नहीं ख्याल ज्यादा मसला है क्रिकेट का पाकिस्तान में, वो ऑलरेडी हमने इस टेस्ट मैच से भी देख लिया है। प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की थोड़ी बात करें, क्रिकेट फैंस की बात करें। देखा है लाहौर में खचाखच जो लोग हैं, तांता बंदा है, स्टेडियम भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं। एज द स्लोगन इज़ क्रिकेट कम्स बैक होम, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद, इसके ऊपर आपका नैरेटिव होगा?
देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ जिस तरह से इस टेस्ट मैच में क्राउड आया है लाहौर का। आई थिंक उनको हम जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, चाहे वो बाबर आजम को देखने आए हैं या पाकिस्तान के लिए आए हैं, जिस भी वजह से आए हैं। आई थिंक कि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पे इंडिया से हम एशिया कप में 3-0 से हारे, तो उसके बावजूद क्राउड का आना, टेस्ट मैच देखना, आई थिंक ये शो करता है कि हम वाकई जिंदा दिल कौम हैं। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो हमें नजर भी आता है हमारी इस तरह की चीजों से। तो आई थिंक ये शायद अगर कोई और मुल्क होता, अगर इंडिया भी होता, तो शायद क्राउड इस तरीके से नहीं आता, वो टीम से डिसहार्ट हो जाता इस हद तक कि वो मैचेस ही देखना छोड़ देता। लेकिन फिर भी लोग आए हैं और आई थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की जो एक आने वाली भी क्रिकेट है उसको भी जिंदा रखेगी। और मेरे ख्याल में लाहौर के लोग हों या पिंडी के लोग हों, इन जगहों पे मुल्तान के लोग हों, यहाँ पे क्रिकेट जब भी हुई है लोगों ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। कराची में थोड़ा सा क्राउड का प्रॉब्लम होता है कि कराची के लोग ना PSL के मैचेस में ज्यादा निकलते हैं, ना वो जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह में ज्यादा निकलते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे मैचेस भी कम कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में कि हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ लाहौर कि वो इतनी ज्यादा तादाद में निकले और उन्होंने क्रिकेट को सपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी रादर देन कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से डिसहार्ट होकर क्रिकेट देखना छोड़ देते। तो आई एम वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो वाकई प्रमोट हो रही है, और प्रमोट होने का तरीका ये है जब क्रिकेट टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पाकिस्तान खेलेगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और स्किल्ड भी बेहतर होगी। जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं, बहुत सीखने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि लाहौर के जो जिंदा दिलाने लोग हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और आज तीसरे दिन का मैच जारी है और अभी आखिरी विकेट जो है वो मैथ्यू सैमे की गिरी है। तो देखना यह है कि कौन डोमिनेट करेगा टेस्ट मैच में और पाकिस्तान के चांसेस है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सके। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट की। फिनलैंड में शुमाली यूरोप का एक छोटा सा तरक्की याफ्ता मुल्क है, जैसे सबको पता होगा। आज दुनिया भर में आला मेयार तालीम, जदीद रिसर्च सिस्टम और फ्री एजुकेशन पॉलिसी के 22 तलबा के लिए जन्नत की हैसियत रखता है। यहाँ का तालीमी निज़ाम आलमी दर्जा बंदी में मुस्तक़बिल तौर पर सर फेहरिस्त रहता है, जहाँ ना सिर्फ जिद्दत और अमली तहकीक पर जोर दिया जाता है बल्कि तलबा को तनकीदी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और ख़ुद मुख्तारी सीखने के मौके भी फराहम किए जाते हैं। फिनलैंड के सरकारी तालीमी इदारे दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा हैं, जहाँ जो है बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स बड़ी तादाद में अंग्रेज़ी ज़बान में पेश किए जाते हैं। पाकिस्तानी तलबा के लिए ये ख़ास तौर पर पुरकशिश है क्योंकि फिनलैंड में मुताद्दिद फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन फ़ी वेवर्स दस्तयाब हैं, जिनके तहत तालीम तकरीबन मुफ्त हासिल की जा सकती है। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशाइन बात यह है कि फिनलैंड में दाखिले का अमल इंतहाई शफाफ, मेरिट पर मबनी और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है। अगर आपके पास अच्छी एकेडमिक कारकर्दगी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, लाइक आइल्स है, टोफल है और रिसर्च विजन है, तो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ आपको खुशामदीद कहती हैं। उन्हें शानदार मौके से फ़ायदा उठाते हैं और पाकिस्तानी नौजवान जैसे शाहजेब वहीद ने दुनिया भर में नया रैकेट जो है वो कायम किया है। उन्होंने फिनलैंड में 3.5 साला डिग्री सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। शाहजेब वहीद की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर अज़्म और मेहनत हो तो मौके खुद रास्ता बना लेते हैं। उनकी कहानी पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक तहरीक है। अगर वो सही सिमत में मनसूबाबंदी करें तो फिनलैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी मियारी तालीम हासिल कर सकते हैं और अच्छा करियर भी बना सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम आपको शाहजेब वहीद से मिलवाते हैं कि उन्होंने ये सारा प्रोसेस कैसे किया और पाकिस्तान में उन्होंने अपना रैकेट भी कायम किया है, बल्कि पूरी दुनिया में रैकेट कायम किया है और पाकिस्तानी तलबा के लिए एक मशले राह हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ शाहजेब को। जी शाहजेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा आपने रिकॉर्ड बना लिया, खैर वो तो आपने कहा है कि पुरानी स्टोरी हो चुकी है, मगर मजीद रिकॉर्ड्स में बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बताएं कि जो रैकेट बनाया था आपने, डिग्री जो इतनी लंबी डिग्री थी, आपने 1.5 साल में वो डिग्री हासिल कर ली है, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे फिनलैंड पहुँचे और कैसे डिग्री अपनी कंप्लीट की?
मेरे फादर सबसे पहले फ़िनलैंड गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कंट्री भी एग्जिस्ट करता है। तो जब फादर किया उसके बाद मैंने देखा कंट्री भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो बस फादर को देख के मैंने भी सोचा बाहर निकलते हैं। फादर कितने साल पहले गए थे? 2018 में गए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं 2021 के एंड में ऑलमोस्ट 2022 में गया, और वहाँ पे जाके पहला जो सेमेस्टर था मेरा वो ऑनलाइन हो गया। उसके अंदर सिर्फ मैं समझ रहा था कि एजुकेशन सिस्टम है क्या, वहाँ की तालीमी निज़ाम और यहाँ का बहुत फ़र्क था। अच्छा, तो यहाँ से जब अप्लाई किया आपने, आपके पास इंटर था, बैचलर डिग्री थी, क्या थी, कौन कौन से टेस्ट आपने दिए वहाँ, ताकि जो लोग सुन रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अवेयरनेस हो सकती है? मैं इंटर करके गया था, मेरे पास कोई बैचलर डिग्री कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंटर किया था, और इंटर के अंदर भी मेरे 52% मार्क्स थे। अच्छा, इंटरमीडिएट नॉर्मल, ठीक है। जी, और उसके बावजूद मुझे 50% स्कॉलरशिप मिल गई थी वहाँ से। और जब बाकी भी फ़ीस जो मैंने 50% पे की थी, 3000 यूरोज़ मेरी फ़ीस बनी थी पर ईयर, और वो फ़ीस भी मेरी बाद में रिफ़ंड हो गई थी। जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसके बाद वो फ़ीस भी रिफ़ंड हो गई थी। ठीक है। तो अदरवाइज मुझे 50% तो आपने बैचलर्स के लिए जब अप्लाई किया था तो आपने क्या आइल्स दिया था? नहीं, उस वक्त आइल्स मैंडेटरी नहीं था, अभी आइल्स मैंडेटरी है, और इस वक्त 5.5 बैंड रिक्वायर्ड है अगर आपने बैचलर्स में जाना है, 6.0 फॉर मास्टर्स। ठीक है। उस वक्त आइल्स मैंडेटरी नहीं था, उस वक्त ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन एग्जाम होता था। अभी भी ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन खत्म कर दिया, उसकी जगह आइल्स कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो बस एक ये स्लाइड डिफरेंस आया। इसके अलावा लोग अभी भी समझते हैं कि ग्रुप एग्जाम जो लोग फिनलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें होता क्या है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सी नॉलेज बेस का ये टेस्ट होता है, इसके बारे में बताएं। सैट के रिलेटेड एग्जाम होता है, लेकिन सैट मैं कहूँगा काफ़ी तक टफ है। अगर सैट से वो इजी होता है, बहुत इजी होता है। मैथ्स एंड इंग्लिश में? जी, मैथ्स और इंग्लिश ही टेस्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन आपको टेक्निकली आ जाएगी, या मैथ्स के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो हम इवन के 9th के अंदर पढ़ते रहे हैं, अलजबरा की बेसिक्स इक्वेशंस, उस तरह के क्वेश्चंस। वो बहुत सिंपल सा एग्जाम है, कोई भी स्टूडेंट उसे कर सकता है उसको। ठीक है, टफ नहीं है। ठीक है। और इसके बाद कोई लैंग्वेज तो बैरियर नहीं था आपके लिए वहाँ फिनलैंड में? नॉर्मली अगर आपने लाइफ गुजारनी है वहाँ पे तो इंग्लिश वहाँ पे वाइडली चलती है, किसी किस्म का आपको इशू नहीं है। सिर्फ जॉब मार्केट के अंदर आपको इशू आएगा लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है? फिनिश और स्वीडिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, स्वीडिश एंड फिनिश दोनों लैंग्वेज है। अच्छा, तो आपने फिर अप्लाई कर दिया डिग्री के लिए, आपकी डिग्री होगी, आप चले गए वहाँ। तो डिग्री आपने ली थी? बैचलर डिग्री की थी मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में, BBA, और 3.5 साल का प्रोग्राम था। उसको उस वक्त अलाउ करते थे कि आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वो। उसके बाद क्या आपने सेमेस्टर्स जल्दी लिए थे? सेमेस्टर के अंदर उसके वक्त हमें अलाउ था कि हम एक्स्ट्रा कोर्सेज ले सकते हैं। तो मेरा पहला जो सेमेस्टर था उसमें सिर्फ 25 क्रेडिट्स किए थे, 210 की डिग्री थी बेसिकली। ठीक है। तो पहले के अंदर 25 किए, फिर 90, फिर सेकंड के अंदर 90, एंड देन लास्ट के अंदर भी 90 क्रेडिट्स। ओके। तो अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ, ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, वहाँ आते भी होंगे, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या वो फ़ीस जो है वो वेव कर देते हैं? बैचलर्स के अंदर नहीं करते, और मैं बैचलर्स में सजेस्ट भी नहीं अब करता, क्योंकि जब फ़ीस ही 10,000 के करीब चली गई, जब मैं गया था तब 3,000 के करीब थी, अब 10,000 के करीब है। तो बैचलर्स में मैं प्रेफर नहीं कर सकता। मास्टर्स के अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो वो 100% भी मिल सकती है आपको, 50%, 70% डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे ओवरऑल, तो इजीली मिल जाती है, कोई इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, ये शाहज़ेब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ऐसे भी होता है कि आप बैंक से लोन लेकर वहाँ अपनी फ़ी पे करो? क्या ये सिस्टम है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होगा या इंटरनेशनल एनी स्टूडेंट? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो बैंक की तरफ से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आपको एक इंटरेस्ट और वो एक 10,000 अगर आपने लिए हैं आपको पे एट दिन 15,000 के करीब करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जाते साथ तो आप अर्न करेंगे नहीं, कुछ टाइम आपको लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी को स्पॉन्सर बनवा लें, बाद में आप उनको अमाउंट रिफ़ंड कर दें, वो किया जा सकता है, क्योंकि आप लोन लेंगे तो वो उतारना और वो पूरा स्ट्रक्चर मुश्किल हो जाता है, इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ता होगा। अच्छा, अक्सर देखा है कि लोग जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो अपनी फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनवा लेते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऑन कैंपस जॉब नहीं मिलती, तो वो ऑफ कैंपस करते हैं। ऑफ कैंपस जॉब से उनकी जो पूरी डिग्री होती है वो मुतासर होती है। तो जो स्टूडेंट्स जाते हैं, अव्वल तो ये मुझे बताएं कि वो कितने घंटे काम कर सकते हैं फिनलैंड में, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस? जिस वक्त मैं गया था उस वक्त 25 आवर्स पर वीक था, अब 30 आवर्स पर वीक कर दिए इन्होंने। आप स्टिल एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपकी स्टडीज़ मुतासर नहीं हो रही तो आप 30 आवर्स प्लस जा सकते हैं, उस पर फिर लिमिटेशन नहीं आती। एक ये चीज़ होगी। और पर आवर कितने पैसे मिल जाते हैं? एटलीस्ट 10 यूरोज़ पर आवर तो मिलता ही है, और डिपेंड करता है कि आप जॉब कौन सी करें, तो 10, 12, 15 इसके ऊपर जा सकते हैं, बट मिनिमम 10 यूरोज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बाकी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, और अगर आप संडे को काम करें तो डबल पे होती है उसकी।
तो बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। और रेजिडेंट्स के अकोमोडेशन के कितने पैसे होते हैं, क्या होता है सिस्टम? स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट एटलीस्ट 600 के अंदर सर्वाइव कर लेता है अगर सिंगल स्टूडेंट है। फैमिली के साथ आपका स्टूडेंट है तो 1200 के करीब जाएगा, और अगर आप प्राइवेट लाइफ में जा रहे हैं तो 1500 यूरोस पर मंथ आपका एक्सपेंस आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ना कि फिनलैंड में जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, जो कि वहाँ जाके पढ़ना भी जा रहे हैं और आगे रेजिडेंस भी लेना चाह रहे हैं, हाउ अबाउट पाकिस्तानी सिस्टम वर्सेस फिनलैंड का सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें जो है आपने देखी हैं, पाकिस्तान में क्या अच्छा और फिनलैंड में क्या अच्छा है? पाकिस्तान का एजुकेशन निज़ाम क्योंकि बहुत आउटडेटेड है, वही पुरानी चीज़ जो आपने पढ़ी, आपके पेरेंट्स से पढ़ी, ग्रैंडफादर से पढ़ी, और वही आज हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी कल को वही पढ़ेंगे। उधर का निज़ाम ऐसा है ही नहीं, उधर बच्चे भी लैपटॉप पे स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई कॉपी बेस्ड वाला चक्कर नहीं है, उनको असाइनमेंट्स मिलती हैं तो प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। जो आज चीज़ें हो रही हैं AI वो पढ़ रहे हैं, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ों की यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम के रिलेटेड भी हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं बट हम नहीं कर रहे। वहाँ पे 7 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डालते, होम स्कूलिंग करते हैं। जी। और या डे केयर के अंदर आप उनको डाल सकते हैं, वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे चीज़ें सिखाते ज़रूर हैं लेकिन प्रॉपर स्कूल या ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक मार्क्स सिस्टम कि आपके इतने % आएंगे तो आप अच्छे। यहाँ तो 2.5 साल का बच्चा स्कूल में डालो तो अज़ाब पड़ जाता है पूरे ख़ानदान को। तो इधर ये निज़ाम है उधर, और हमारे इस्लाम भी ये कहता है कि 7 साल से पहले आप स्टूडेंट को नहीं डाल सकते, बच्चों को नहीं डाल सकते, ऐसा उसके बोझ नहीं डलना चाहिए, और वहाँ पे ये चीज़ फॉलो भी होती है। बाकी रही बात एजुकेशन की, तो यहाँ पे क्योंकि आउटडेटेड है, प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो है, वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं, थ्योरेटिकल वर्क भी है बट प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा है आपके मुताबिक। अच्छा, ये आपको पता है कि फिनलैंड का सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है, जो कि कहा जाता है। अगर अक्टूबर आ गया हुआ है, स्टूडेंट्स 2026 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि आई थिंक ये पूरा साल अब उनका आ गया होगा बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। दिसंबर और जनवरी में इनके एडमिशन शुरू होंगे। दिसंबर में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी होगी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी होगी, इनके एडमिशन दिसंबर में स्टार्ट होंगे, और बाकी जो अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ हैं बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए जनवरी में इनके एडमिशन होंगे। स्टूडेंट्स को आइल्स पास करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइल्स दे लें या इसके अल्टरनेटिव के अंदर आप सेट भी दे सकते हैं, PT भी दे सकते हैं, सेट करें सॉरी PT या टोफल दे सकते हैं, तो वो एक उनमें से कोई एक चीज़ पास करें। यूनिवर्सिटी के की तरफ से लेटर मिल जाता है, लोग समझते हैं कि वो चल जाएगा कि हमारी डिग्री इंग्लिश में है तो हम आगे इसको एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, बट वो नहीं होगा, तो आपको आइल्स या इनमें से कोई चीज़ देनी पड़ेगी प्रोफिशिएंसी के लिए। इसके अलावा सिर्फ उनकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस करते हैं कि उनके मार्क्स कम है, CGPA कम है तो एडमिशन नहीं मिलेगा या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है, मैटर करता है आपका मोटिवेशन लेटर। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो मोटिवेशन लेटर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग है, वो कौन बना के देता है? खुद स्टूडेंट खुद बनाना है, डिसर्टेशन जिस तरह कहते हैं। ठीक है, और वो 1 से 1.5 पेज का, इससे ऊपर नहीं बनाना। लोगों के 4-4 पेजेस के चले जाते हैं, वो नहीं करना। 1 से 1.5 पेज के अंदर समराइज रखें, टू द पॉइंट रखें बात, और वही बेसिकली आपका पॉइंट होगा जो आपको बाकी सबसे सेपरेट करेगा। वही इसी के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है। वेटेज अगर मैं बता दूँ 70% आपका मोटिवेशन लेटर कंसिडर होता है, 20% बाकी आइल से आपका और बाकी आपका जो है फॉर्म है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है शाहज़ेब वहीद, जिन्होंने वर्ल्ड रैकेट भी कायम किया है, 3.5 साल की डिग्री सिर्फ 1.5 साल में कंप्लीट करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उन्हें आज बताया है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम किस तरह डिफरेंट है, और जो बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर द कमिंग ईयर 2026 तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें उनको दरकार हैं और कौन कौन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी होता है उनका जो एक लेटर है जो उन्होंने देना है, मोटिवेशनल लेटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर काम करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज एक हम बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपको सुनाते हैं कि कभी आपने सुना है कि सोने के दरख्त मिलते हैं कहीं, या आपने देखे कि सोने के दरख्त, सोना हमेशा से हम कहते हैं जाके खरीदो, इतना महंगा खरीदो, मगर अब एक फिनलैंड के अंदर ना एक ज़बरदस्त किस्म का हमने देखा है कि दुनिया के, हमने फलों की अगर बाग की बात की जाए तो फलों के दरख्त देखे हैं, कपास देखा है, अनाज देखा है, सब्जियां उगती देखी हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि दरख्त पर सोना उग सकता है तो आप इसको यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं यकीन करेंगे। लेकिन ये कोई तिलिस्माती कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकी साइंसी दरियाफ्त है जिसने दुनिया भर के माहिरीन, अर्जियात और साइंसदानों को हैरान कर दिया है। हालिया तहकीक के मुताबिक
फिनलैंड के शुमाली इलाके में मौजूद सिनोबर पाइन ट्रीज अपनी जड़ों के जरिए जमीन के अंदर से सोने के नन्हे नन्हे ज़रात खींच लेते हैं और कहते हैं कि उनको पत्तों में जमा करते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त सुना है, ये ऐसा वाक़या भी हुआ है और आपने ये दरख्त जो है अपनी जड़ों से सोना जज्ब करते हुए देखा भी है। और ये तहकीक जो है रवा बरस मारूफ साइंसी इन्वायरमेंटल बायोम जर्नल में शाया हुई है, जिसमें साइंसदानों ने कटेलिया गोल्डन माइन के करीब जो है मौजूद 23 दरख्तों के 138 नमूनों का जो है तजर्बा किया है। नताइज हैरानकुन थे। उनमें से कहते हैं कि 4 दरख्तों में सोने के जो ज़रात हैं मौजूद पाए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि दरख्त जो हैं दर हकीकत ज़मीन के नीचे मौजूद सोने के ज़खायर को कुदरती निशानी भी करते हैं। यानी अगर आपके करीब कोई ऐसा पाइन ट्री मौजूद है, हमने देखा है कि हमारे घरों में बहुत से पाइन ट्री मौजूद होते हैं, पहाड़ी इलाकों में बहुत से पाइन ट्री मौजूद होते हैं, जिसके तनों या जड़ों में सोना मौजूद हो, तो मुमकिन है कि ज़मीन के नीचे कहीं ना कहीं खजाना छुपा हुआ है। तो अब ये ना सोचिएगा कि पाइन ट्री मौजूद है तो हम खोदाई शुरू कर दें और वहाँ सोने के ज़खायर निकालना शुरू कर दें। एक तहकीक है और तहकीक की सरबराही फिनलैंड के ओल्वो यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात ने की है, कैसा लियोवैसा ने, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि दरअसल ये जादू दरख्त नहीं है, बल्कि उनके अंदर मौजूद खुद जो हैं वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिनको एंडोफाइट्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर पौधों को ग़िज़ाई अज्जा जज़ब करने में मदद देता है, मगर सिनोबर के दरख्त इनमें एक इजाफी सलाहियत रखते हैं कि ये ज़मीन के अंदर सोने और नवादरात जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द खींचना शुरू करते हैं और पत्तों में जमा करना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं महफूज कर लेते हैं। ये दरियाफ्त सिर्फ हैरानकुन नहीं है बल्कि इंतहाई कीमती भी है, क्योंकि मुस्तकबिल में यही तरीका है सोना तलाश करने का, क्योंकि असल में तो नहीं मिलने वाला, जितना महंगा हो गया हुआ है। तो सोचा कि पाइन ट्री लगा के सोना जज्ब कर लें, तो हमने सोचा कि स्टोरी भी आपसे शेयर करें। तो इसमें अगर मजीद हम इजाफा करें तो धमाके ना कान ना ज़मीन की कोई तबाही इसमें होगी। सिर्फ एक दरख्त लगाना है जो खुद ब खुद आपको बता सकेगा कि सोना यहाँ छुपा हुआ है या कोई यहाँ खजाना छुपा हुआ है। तो सोचने की बात यह है कि वाकई कुदरत ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई राज छुपा के रखा हुआ है। तो कभी ज़मीन के तहों में खजाने भी मिलते हैं और तो कभी दरख्तों के अंदर जड़ों में जो है सोना छुपा होता है। ये वाकई इंसान को याद दिलाता है कि साइंस अभी तक कुदरत के तमाम जो है भेद नहीं खोल सकेगी। हम जितना गहराई में जाते जाएंगे उतनी ही कुदरत की मौजज़ात हमें हैरान कर देंगे। शायद आने वाले वक्त में जो है वो यहाँ से ही हम सुनहरी दरख्त के तौर पर हम इस तहकीक को वाकई ज़बान ज़द-ए-आम कर सकेंगे कि ज़मीन के कुदरती ख़जाने की जो चाबी है वो असल में जो है वो पाइन ट्रीज़ में है। तो हमेशा से कहावत है कि पैसे जो है वो दरख्तों में नहीं उगते। हमेशा हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमने कौन से दरख्त में पैसा लगाया है, मगर अब ये कहावत को हम बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में पेश कर सकते हैं कि सोना जो है वो दरख्तों में उगेगा। और आगे आने वाले ज़माने में AI का ज़माना है, तो हम दरख्त में से सोना लगाएंगे और उसको हम देंगे और फिर पहनेंगे। तो क्या ही बात है, इतना महंगा महंगा सोना जो है वो नहीं हम लेंगे। कहाँ 4.25 लाख रुपए का सोना हो चुका हुआ है। तो अब जो कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों के बाद वो है 5 लाख पर जो है वो सोना जो है वो महफूज कर दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए तोला कैसे खरीद सकते हैं? 5 लाख रुपए तोला। तो ज़्यादा ज़्यादा पाइन ट्रीज लगाएं, सोना जज्ब करेगा, सोना जज्ब करेगा, हम उसको उठा के पहनेंगे। तो यही आजकल जो है एक नया ट्रेंड जो है वो सामने आएगा। व्यूअर्स, आज का शो आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी लाता है, एनर्जी भी लेकर आता है। कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे ही हमारा ज्वाइन करें। देखते रहिए, पसंद करते रहिए। नियो पाकिस्तान। कल मिलेंगे फिर।